हेलो फ्रेंड्स। मुझे पूरा भरोसा है आप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कहीं ना कहीं तैयारी में व्यस्त भी होंगे। दोस्तों, आपका ये दोस्त अभिनीत फिर से आपके सामने कुछ चीज़ों को लेकर आया हुआ है। मेरे सामने कुछ सवाल आ रहे थे बिकॉज आई एम अ डायरेक्ट सेलर एंड एज यू नो, सिंस लास्ट 10 years आई हैव बीन वर्किंग विद डायरेक्ट सेलिंग। देर आफ्टर कई सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि यार डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों, और जैसे आप बात बता रहे हैं तो सर इस टाइम पे ये डायरेक्ट सेलिंग क्यों चलेगी। तो मैं कुछ चीज़ें ऐसी ही आप लोग साथ डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ आंकड़े आज मैंने इकट्ठे किए हुए हैं, कुछ अलग अलग सोर्सेज से, कुछ गूगल के सहारे से, इवन सही बोलूं तो ज़्यादातर मैंने गूगल से ही निकाले हुए हैं, और कुछ न्यूज़पेपर्स मैंने पिछले रिसेंट एक वीक के निकाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा अगर आज आप लोग अपना करियर बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो, ठीक है। एज़ वी नो, हम में से ज़्यादातर लोग नौकरी के बारे में सोचते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फैमिली बिजनेस के बारे में सोचते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी पुराने ऑप्शन में ही लगे हुए हैं। ऐसे हर व्यक्ति के पास अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हर बंदा पैसा कमाना चाहता है। अब किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय की या किसी भी व्यक्ति की जो इनकम है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। जितना मैंने काम समझा है, जितना मैंने आज तक समझा है, तो मुझे ये समझ में आता है कि जब भी किसी की आय होती है, चाहे वो किसी सरकार की हो, चाहे वो प्राइवेट की हो, चाहे वो किसी फर्म की हो या किसी नौकरी पेशा व्यक्ति की हो, वो टोटल एंड टोटल डिपेंड करती है उस कंपनी के बिकने वाले प्रोडक्ट के ऊपर। कि जब कोई सामान मार्केट में बिकता है तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट होता है, जो मुनाफा होता है, उसी मुनाफे में से पैसा सभी को दिया जाता है। फिर चाहे वो उस कंपनी का सर्विस इंजीनियर हो, चाहे वो उस कंपनी का मैनेजर हो, चाहे उस कंपनी का सेल्समैन हो, चाहे वो उस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हो, इवन उस कंपनी के शोरूम का जो मालिक है वो भी उसी चीज़ में पैसा कमाता है। जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कोई सामान हमने बनाया, लाइक मैं टाई की बात ले लेता हूँ। अब इस टाई के मैन्युफैक्चरिंग में 50 रुपये का या 500 रुपये का खर्चा आया। अब जब ये टाई मार्केट में बिकने आती है, भाई 500 रुपये में ये बनी है और 1500 रुपये में ये मार्केट में बिक रही है, तो बीच का जो प्रॉफिट मार्जिन हो गया वो हो गया 1000 रुपीज़। 100 रुपये एज वी नो कि भाई उसके मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट था, तो उसमें से तो कोई पैसा बट नहीं सकता। जो बाकी का 1000 रुपये बचा है, उस 1000 में से ही सारा पैसा बचता है। फिर उसी में से कुछ पैसा हमारे एम्प्लॉयज़ को यानी कि हमारे मैनेजर्स को दिया जाता है, कुछ हमारे सर्विस इंजीनियर्स को दिया जाता है, कंपनी भी अपना कुछ प्रॉफिट रखती है, एडवर्टीजमेंट को भी दिया जाता है। इवन एज मतलब ईच एंड एवरी वन, सारे लोगों का जो सैलरी है, सारे लोगों का जो पैसा है वो सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। आपका जो टैक्स है वो भी इसी में से जाता है, चाहे वो सेल टैक्स हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, ये सारी चीज़ें। यानी कि जब किसी सामान को मार्केट में बेचा जाता है तो उसी के ऊपर उस कंपनी का और उससे जुड़े हुए लोगों का प्रॉफिट मार्जिन डिपेंड करता है, इनकम डिपेंड करती है। तो अभी मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ वो इसी टॉपिक पे करने वाला हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग अब क्यों बढ़ने वाली है, और मैंने आपसे ये बात क्यों कही। क्योंकि जैसे आप सभी लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, ना कि सिर्फ इंडिया में, ना सिर्फ आपके क्षेत्र में, बल्कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन है। अब जैसा कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, तो अब लोगों के खर्चे बढ़ चुके हैं, खर्चे लगातार हो रहे हैं। कुछ लोग अपने खर्चे कम करने की भी कोशिश कर रहे हैं, पर एक चीज़ है जो सभी के लिए एक सूत्राधार का काम कर रही है कि किसी की भी आय नहीं है, इनकम सभी की रुक गई है, ठीक है। कुछ एक सेक्टर को छोड़कर मैं उस पर भी बात करूंगा कि कौन कौन से सेक्टर को रुक गई है, जिनमें से यस, हमारा डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर भी एक है जिसके अंदर इनकम बिल्कुल नहीं रुकी है, अभी भी लोग पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। मैंने लास्ट वीक भी पेमेंट कमाया, उसके पहले वाले वीक भी पेमेंट बनी थी। अब क्यों बनी थी, कैसे बनी थी, मैं उस पर बात करूँगा। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि लॉकडाउन का जो असर है वो पूरी दुनिया में किस तरीके से पड़ रहा है। इवन सबसे पहले इंडिया में बात करते हैं कि इंडिया में किस तरीके से पड़ रहा है। इंडिया की जो टोटल इनकम है वो अपनी जीडीपी के ऊपर डिपेंड करती है, जिसे हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कि भाई हर तरह से, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो किसी चीज़ का सेल टैक्स हो, चाहे वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी हो, जितनी भी चीज़ें होती हैं, इन सभी चीज़ों से जो आय होती है, उस सारी आय को जोड़ने पर जो खर्चे हैं वो सब बचाकर जो पैसा निकल के आता है उसे हम कहीं ना कहीं जीडीपी बोलते हैं। अब आज जीडीपी के ऊपर बहुत ज़ोरों से असर पड़ा है। इवन अगर मेरे पास जो आंकड़े लिखे हुए हैं, अगर उसके हिसाब से मैं देखूँ, तो ये इंडिया के कुछ आंकड़े हैं कि क्रिसिल ने सर्वे किया। क्रिसिल ने कहा कि भाई 2020 पहले, मतलब मैं आपके सामने एक आंकड़ा दे रहा हूँ कि लॉकडाउन लगने के पहले भारत के आंकड़े क्या बोल रहे थे जीडीपी के, और लॉकडाउन लगने के बाद अब अलग अलग कंपनियों ने जो सर्वे किया उसके हिसाब से इंडिया की जीडीपी पे कितना असर पड़ रहा है। पहले एक आंकड़ा जारी किया गया क्रिसिल के थ्रू कि इंडिया की जो जीडीपी है, ग्रोथ रेट है, वो 5.2 की होने वाली है, 5.2% की होने वाली है। लेकिन जब ये लॉकडाउन लगा तो उसके बाद उन्होंने बोल दिया है कि इंडिया की जीडीपी 3.5 पर आ जाएगी। इसके बाद मूडी इन्वेस्टर सर्विस ने भी सर्वे किया। इनका पहले कहना था कि इंडिया की जीडीपी 5.3 रहेगी लॉकडाउन लगने के पहले, और लॉकडाउन लगने के बाद उन्होंने कहा है कि इंडिया की जीडीपी गिरकर 2.5% आ जाएगी। इसके अलावा इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट ने भी कहा है कि
पहले जीडीपी 6% की होती, पर अब ये जीडीपी 2.1% की हो जाएगी, 2.1%। और कुछ न्यूज़पेपर्स में और कुछ चीज़ों में, कुछ वीडियोज़ में मैंने देखा तो वहाँ बताया जा रहा था कि शायद अगर हालात पहले की तरह नहीं सुधरते हैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर, और अगर ये लॉकडाउन लंबा खिंच जाता है और हालातों को 6 महीने का लंबा समय लग जाता है वापस सुधरने में, तो इंडिया की जीडीपी 0.8% तक भी जा सकती है। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, खासकर आपके और हमारे लिए। क्यों? क्योंकि भारत की जीडीपी के ऊपर ही सभी लोगों की इनकम डिपेंड करती है, आपकी भी और हमारी भी। और अभी लॉकडाउन का असर किन चीज़ों पे पड़ा है और उनका असर हमारी डेली लाइफ पे कैसे पड़ने वाला है। जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं, सर मुझे पे क्या असर पड़ा है, मैं तो नौकरी की तैयारी में हूँ, एट दैट टाइम आई एम अ स्टूडेंट, जब तक मैं पढ़ाई करके निकलूंगा तब तक तो मेरे लिए वापस नौकरी आ जाएगी, ठीक है सर, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। सर मेरा तो छोटा सा व्यापार है, मैं तो दुकान चलाता था, अभी दुकान खोलने की आज़ादी नहीं है, कुछ दिनों बाद दुकान खोलने की आज़ादी होगी, मैं वापस दुकान खोलूँगा, वापस दुकान चलने लग जाएगी। सर मैं तो नौकरी की तैयारी कर रहा था, मुझे तो पता है कि सरकारी नौकरी में अभी भी किसी की सैलरी नहीं रुकी है, और वापस हमारी जो है, अगर मेरी जॉब की बात करूँ, मेरी जॉब वगैरह लग जाएगी, जॉब लग जाएगी तो सरकारी नौकरी में तो व्यक्ति सबसे ज़्यादा सिक्योर है। तो दोस्तों अभी जो मैं आपके सामने आंकड़े बताने वाला हूँ ये डराने वाले हैं। तो देखिए मैं आपको ये डराने के नज़रिए से नहीं बोल रहा हूँ, ये आंकड़े बताने का मेरा सिर्फ एक इंटेंशन है कि आप थोड़ा अवेयर हो जाइए, और जो नए रास्ते आज चल रहे हैं लगातार हमारे लिए, इनकम के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो नए रास्ते आ रहे हैं उनकी तरफ बढ़िए। सबसे पहले जीडीपी को जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है इंडिया की, एमएसएमई, ठीक है, आपने शायद नाम सुना हो, 2-4 दिन पहले ये बताया जा रहा था, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, लघु उद्योग, जो इंडिया की जीडीपी में 30% का कंट्रीब्यूशन करते हैं। छोटे बड़े उद्योग जो छोटे छोटे काम करते हैं वो सारे लोग इंडिया की जीडीपी में सबसे बड़ा हिस्सा रखते हैं, लगभग 30 से 31% का। उनके ऊपर बहुत जोरों से असर पड़ा है, वो सारे व्यापार बंद हो चुके हैं, और उन्होंने भारत सरकार से डिमांड किया है लगभग 20,000 करोड़ के राहत पैकेज का, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बुरे तरीके से असर पड़ा है। दूसरा कहीं ना कहीं जो असर पड़ा है वो पड़ा है टूरिज्म के ऊपर। जितना मैं फॉरेन घूमा हूँ, जितना मैंने वर्ल्ड लेवल पे ट्रैवल किया है, मुझे एक चीज़ समझ में आती है, टूरिज्म एक अपने आप में बहुत बड़ा व्यापार है, और पूरी दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं अगर वो पैसा कमा रही हैं तो वो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। कि कहीं ना कहीं वहाँ टूरिस्ट आते हैं तो वो टूरिस्ट, जो व्यक्ति अपने घर में रहकर 10 रुपये खर्च करने में सोचता है, जब वो टूरिस्ट में के लिए आता है तो वो व्यक्ति 10,000 भी इजीली खर्च कर देता है। और ये टूरिज्म अपने आप में बहुत बड़ा इनकम का सोर्स बना होता है किसी भी गवर्नमेंट की जीडीपी के लिए, बहुत कंट्रीब्यूशन करता है। जैसे जब हम दुबई घूमे तो हमें पता चला कि दुबई को जितना पैसा उसके पेट्रोलियम से नहीं आता है, उतना पैसा वो अपने टूरिज्म से कमा रहा है। थाईलैंड शायद पूरी तरह से टूरिज्म पर डिपेंड है, सिंगापुर और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। इवन इंडिया के अंदर भी देखा जाए तो इंडिया में भी टूरिज्म कम नहीं है। लोग दिल्ली से लेकर, बॉम्बे से लेकर, गोवा से लेकर ना जाने कहाँ कहाँ टूरिज्म के लिए आते हैं। रिसेंटली आज से 1 महीने पहले हम लोग गोवा घूमने के लिए गए हुए थे, और अभी जितना मुझे पता है कि जैसे ही लॉकडाउन चालू हुआ, जैसे ही इस वायरस का असर चालू हुआ, सबसे पहले टूरिज्म बंद किया गया, और शायद सबसे अंतिम में टूरिज्म खोला जाएगा। तो अब आप सोच के देख लीजिए कि टूरिज्म से जुड़े हुए लोगों का क्या होगा। मतलब एमएमटी है, मेक माई ट्रिप है, गोवा बीबो है, ढेर सारे लोग हैं जो आज टूर्स एंड ट्रैवलिंग के ऊपर डिपेंड है, जिनका पूरा बिजनेस इसी पर डिपेंड करता है। कोई होटल्स चला रहा है, कोई 5 स्टार, कोई 3 स्टार चला रहा है, किसी के यहाँ होटल स्टाफ मैनेज कर रहा है। तो केपीएमजी की रिपोर्ट है, केपीएमजी की रिपोर्ट के हिसाब से इन्हें लाखों करोड़ का घाटा होने वाला है, और लगभग 3.8 करोड़ जॉब पर्सनस, यस ये आंकड़ा बड़ा गजब का है, शॉकिंग है। 3.8 करोड़ लोग जॉबलेस होने वाले हैं जब तक ये टूरिज्म सेक्टर वापसी नहीं करेगा। और आप भी जानते हैं, जैसा कि मैंने कहा, कि अभी से बैकअप में आने में, रिकवर होने में सबसे लंबा समय लगने वाला है। बाकी आगे क्या होगा वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी करंट में तो यही टाइम चल रहा है। इसके बाद अगला एक बिजनेस है एविएशन। एविएशन में आप टूर्स एंड ट्रैवलिंग ही मान सकते हैं। टूरिज्म से मतलब मेरा उस जगह से था जिस क्षेत्र में हम घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ जो मैंने एविएशन कहा, एविएशन मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ एज ए डायरेक्ट सेलर, मेरा मंथ का काफ़ी बड़ा खर्चा अपने ट्रैवल के ऊपर जाता था, जिसमें मेरी बिज़नेस ट्रिप सबसे ज़्यादा होती थी, जिसमें मेरा गाड़ी के डीजल का खर्चा, मेरी बस का ट्रैवल, मेरा ट्रेन का ट्रैवल, मेरा स्टे का खर्चा, मेरा फूडिंग का खर्चा, ये सारे होते थे। और ऐसा ही नो कि जितने भी बिजनेसमैन्स हैं वो सारे लोग, वो खुद भी और उनके जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो भी बिज़नेस ट्रिप्स के लिए जगह 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 ट्रैवल करते थे। और एविएशन टोटली बंद है। आप भी जानते हो कि सिर्फ जो एसेंशियल थिंग्स हैं, दवाइयाँ हैं, सिर्फ उनका ट्रैवलिंग चालू है, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें बंद हैं। जिसकी वजह से, जैसा हमने शायद सुन रखा है, आपने भी शायद पढ़ा हो, कि ज़्यादातर जो पेट्रोलियम के जो डीजल्स हैं, पेट्रोल हैं, डीजल पेट्रोल पंप्स हैं, उनकी जो सेल्स है वो लगभग 10% हो गई है। मतलब अगर दिन में 1000 लीटर बेचते थे तो अब वो सिर्फ 100 लीटर बेच पा रहे हैं, क्योंकि बाकी सारे के सारी चीज़ें बंद हैं। और यहाँ से भी कहा जा रहा है कि लगभग इस इंडस्ट्री को 5 लाख करोड़ का घाटा होगा, और साथ में लगभग 5 से 6 करोड़ लोग हैं जो बेरोजगार हो जाएंगे।
और अभी उसमें से कई सारे लोग बेरोजगार हो भी चुके हैं, कई सारे लोग अपने घर आ रहे हैं। चौथा सबसे बड़ा सेक्टर है जिसके ऊपर इससे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर वैसे भी अभी बहुत बुरे तरीके से मंदी की मार झेल रहा था और अभी इस टाइम पे ऑटोमोबाइल सेक्टर का और बुरा हाल है, ठीक है। एज ए मैकेनिकल इंजीनियर जितना मैं जानता हूँ कि जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो हमारा सपना होता था, जैसे मैं जब भोपाल में पढ़ाई कर रहा था, कि भाई BHEL के अंदर मैं नौकरी करूँगा या फिर मैं किसी अच्छी कंपनी के अंदर, क्योंकि हर कंपनी का कोई ना कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर होता है, कारखाना होता है, जहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। लेकिन जिस तरह से ऑटोमोबाइल सेक्टर्स ने अभी करंट के टाइम पे अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद करके रखी हुई है, एक भी, यस आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। मैं 2 दिन पहले की न्यूज़ देख रहा था, मारुति कंपनी ने पिछले 1.5 महीने में एक भी कार नहीं बेची। हमारी भारत सरकार ने 31 मार्च तक का डेडलाइन दिया हुआ था BS4 मॉडल के जितने भी इंजन्स थे उन गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का, जिसे उन्होंने 30 अप्रैल तक बढ़ाया, वो पीरियड भी निकल चुका है। तो बहुत सारे लोगों के पास कोई भी गाड़ी सेल नहीं हुई है, वो सारा माल वापस कर रहे हैं, उसका लॉस भी उन्हें झेलना है। और नॉट अ सिंगल बाइक, नॉट अ सिंगल कार, एक नई कार भी नहीं बिक रही है। इवन कल मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, कुछ पड़ोस के लोग साथ बैठा था, वो बोल रहे थे कि यार ये शादियों का सीज़न ही बड़ा गजब का होता है, जिस समय ऑटोमोबाइल सेक्टर अपना काफ़ी पैसा रिकवर कर लेता है, क्योंकि दहेज में लोग देते हैं, गिफ्ट में लोग देते हैं, और चूंकि लोगों का कहीं आना जाना ही नहीं हो रहा है, लोग सोच रहे हैं कि यार खड़े खड़े उसके मेंटेनेंस में पैसा क्यों खर्च करें, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर और मंदी की तरफ जाने वाला है। दूसरा, ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में जितना मैं जानता हूँ, ये बहुत सारे MSME पे डिपेंड करता है, मतलब लघु उद्योगों पे डिपेंड करता है। लाइक आज मैं मारुति की बात कर लूँ, फोर्ड की बात कर लूँ, तो इनका कुछ पार्ट है जो चाइना से आता है, कुछ पार्ट है जो यूरोप से आता है, कुछ पार्ट है जो अलग अलग जगहों से जाता है। तो जिन जगहों पे मैन्युफैक्चरिंग चालू हो चुकी है, जहाँ पे हालात सामान्य है, लाइक चाइना, तो वहाँ से तो शायद उनका सामान आ जाए, लेकिन बाकी जो जगह वहाँ से सामान नहीं आएगा। दैट्स वाई कहीं ना कहीं उनको और असर पड़ने वाला है। और ऐसे ऑटोमोबाइल सेक्टर भी बहुत बुरे तरीके से मंदी की मार झेल रहा है। तो आप सोचिए कि जब उनकी सेल गिर रही है, जब वो मंदी की मार झेल रहे हैं, तो उनका बिजनेस बहुत बुरे तरीके से ठप है। उन्होंने अपने यहाँ से काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें जॉब से निकाल दिया है, या जिन्हें अभी उन्होंने ये बोल दिया कि भाई हम आपको सैलरी पे नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो खुद लॉस में जा रहे हैं। अब इन हालातों में आप सोचिए कि भाई जो नया बंदा एज ए इंजीनियर नौकरी की सोच रहा था, या एज ए सेल्स प्रोफेशनल MBA किया हुआ बंदा मैनेजर की सोच रहा था, या सेल्स में प्रोफेशनल बनने की सोच रहा था, उसका क्या हाल होने वाला है किसी भी कंपनी के अंदर, ठीक है। इसके बाद अगला असर पड़ रहा है रियल एस्टेट के ऊपर। रियल एस्टेट भी पूरे वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा बिजनेस है। कहा जा रहा था कि नोटबंदी के बाद 2020 में धीरे धीरे रियल एस्टेट वापस रिकवर हो रहा था, लोगों ने प्रॉपर्टीज़ लेना शुरू कर दिया था, लोगों के पास कुछ कैपिटल इकट्ठा हो गया था, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। लेकिन इस लॉकडाउन ने लोगों की परचेसिंग पावर, यानी कि किसी भी चीज़ को खरीदने की ताकत को बहुत बुरे तरीके से तोड़ दिया है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अब हम खर्च करने की कम और बचत करने की ज़्यादा सोच रहे हैं। और जब व्यक्ति बचत की तरफ भागता है तो वो सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर पैसा खर्च करना पसंद करता है जो ज़रूरी है, लाइक इसेंशियल थिंग्स, खाना पीना, पढ़ाई और कुछ ऐसी ही चीज़ें। बस इसके अलावा हम कहीं भी पैसा खर्च करना पसंद नहीं करते। मतलब कुछ एक शौक जैसे घूमना फिरना, जिस तरह से ऑटोमोबाइल सेक्टर की, घर में एक व्हीलर 2 व्हीलर है लेकिन फिर भी सोच रहे हैं अगला ले लें, ठीक है, पुराना हो गया नहीं यार चेंज कर लेते हैं। ऐसी चीज़ों पे व्यक्ति अभी बिल्कुल भी खर्च करने के मूड में नहीं है, ठीक है। रेस्टोरेंट्स और होटल्स तो पहले से ही बंद पड़े हुए हैं। तो जिस तरह से एक व्यक्ति अपने परिवार को लेकर बाहर घूमने खाने के लिए जाता था, तो अभी जिस तरह का वायरस का असर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से लोगों के माइंड में मेंटल बैरियर बैठ गया है, तो लोग बाहर खाने में और बाहर जाने में मेरे ख्याल से अभी लंबे समय तक डरे रहेंगे। दूसरा, इन इंडस्ट्रीज़ को एक बहुत बड़ा और भी लॉस बोल सकते हैं, या बहुत ज़रा से इनके ऊपर प्रभाव पड़ा है, इफेक्ट पड़ा है, उसके लिए भी बोल सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर जितने भी लोग यहाँ पर जॉब करते थे, यानी कि मजदूर वर्ग, वो सारे लोग अपने अपने क्षेत्रों में वापस लौट रहे हैं, ठीक है। और 600-800 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद पैदल उनका मोरल इतना बुरे तरीके से डाउन हो चुका है कि वो वापसी जाने में, वापस करने में, वापस अपने कारखाने में पहुँचने में बहुत ज़रा डरने वाले हैं, ठीक है। यस, तो इनको मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉब्लम होने वाली है। जैसे मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी, मेरे रिलेटिव्स हैं जिनका बिज़नेस है। मैंने उनसे कहा यार आपके यहाँ तो गुड्स का काम है, इसेंशियल थिंग्स का काम है, आपका तो बिज़नेस बढ़िया चल रहा होगा। बोले कैसे चलेगा, हमें बेचने के लिए तो अलाउ है लेकिन हमारे यहाँ माल नहीं आ रहा। मैंने कहा उन्हें तो अलाउ किया गया, फिर क्यों प्रॉब्लम जा रही है आपको। बोले अलाउ किया गया है, लेकिन जब लॉकडाउन चालू हुआ तो बहुत सारे ऐसे ट्रक ड्राइवर्स हैं जिन्होंने अपने ट्रक बीच में खड़े होकर के चले गए, ठीक है। हमें माल लोड करने के लिए लोग नहीं मिल रहे, माल उतारने के लिए लोग नहीं मिल रहे, हमाल नहीं मिल रहा है, ऐसे बहुत सारी दिक्कतें उन्हें भी जा रही है, ठीक है। ये सारे लोगों के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो ये चीज़ों की वजह से माल नहीं आ पा रहा है, तो माल नहीं आ पा रहा तो हम खुद सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो फूड सप्लाई की भी चेंज जो रुक रही है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी इनकम पे भी फर्क पड़ रहा है। अभी तो जितना स्टॉक है वो चल रहा है, और जितना मैं गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा करता हूँ, भारत सरकार के ऊपर मेरा जितना विश्वास है, शायद ये एसेंशियल थिंग्स की जो सप्लाई है ना रुके, ठीक है, और वो मेरी सरकार पूरी कर भी रही है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके व्यापार के ऊपर असर पड़ रहा है, लोगों के व्यापार के ऊपर असर पड़ रहा है, क्योंकि लोगों की आवक रुक रही है।
इस 2 ढाई महीने में, इस 1.5 महीने में लोगों की आवक रुक गई है, इनकम रुक गई है, खर्चे कर रहे हैं लोग, ठीक है। आने वाले 1 1.5 महीने में भी खर्चे ही होने वाले हैं, इनकम कम होने वाली है। एक मैरिज सीज़न जो चल रहा है अभी, यानी कि हम कहते हैं लगभग जनवरी से लेकर जून जुलाई तक का टाइम, जिसमें पीक सीज़न अप्रैल मई और जून माना जाता है, जिस समय बच्चों की छुट्टियां होती हैं, स्कूल कॉलेज की छुट्टियां होती हैं, जिस समय सबसे ज़्यादा मैरिजेस होती हैं। उन मैरिजेस की वजह से जो लॉन वाले पैसा कमाते हैं, होटल्स वाले पैसा कमाते हैं, फूडिंग इंडस्ट्री पैसा कमाती है, ठीक है, जो मजदूर पैसा कमाते हैं, जो केटरिंग वाले पैसा कमाते हैं, जो टेंट वाले पैसा कमाते हैं, और फिर इस पैसे को इवन यहाँ तक कि मैंने ये तक देखा है कि जो बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है, लाइक टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन और इसके अलावा एसीज और फर्नीचर्स, ये सारे लोग जो पैसा कमाते थे कि ये पैसा ये इस 3 महीने के अंदर कमाते थे, उस पैसे के दम पे ये बाकी के साल का अपना काम चलाते थे। इन सब लोगों को भी बहुत ज़्यादा ज़ोरों से झटका लगा है, ठीक है। इनमें से कई सारे लोग लॉस हो गए हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं जो अभी सर्वाइव करने के लिए भी सोच रहे हैं, कई सारे लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि इस लॉस से वो अगले 2 साल में निकलेंगे, 3 साल में, 4 साल में। वहाँ पर ये जो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग, जिसके अंदर आज मैं काम कर रहा हूँ और हमारे साथ पूरे इंडिया के बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर जिसने बूम क्रिएट किया हुआ है, वो लोगों के लिए एक बैकबोन की तरह निकल कर आ रहा है, रीढ़ की हड्डी की तरह निकल के आ रहा है। इस अर्थव्यवस्था को ऊपर लाने के लिए बहुत ऊपर लेकर आ रहा है। अगर मैं आंकड़े के बारे में थोड़ा सा सही हूँ तो मैंने आज से कुछ समय पहले दिल्ली में एक ट्रेनिंग अटेंड की थी, जिसमें हमारे एक बहुत ही रिस्पेक्टेड सर हैं, उन्होंने एक आंकड़ा दिया था कि अभी तो डायरेक्ट सेलिंग का जो जीडीपी में हिस्सा है वो शायद 0.003% है या शायद 0.3% है, बहुत ही छोटा सा हिस्सा था। लेकिन अभी की डेट में देखा जाए तो अब यही हमारा बिजनेस है जो लोगों को एक सोर्स ऑफ इनकम, लोगों को एक बेटर कैरियर ऑप्शन देने वाला है और आगे बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं, एज वी नो, ई कॉमर्स के ऊपर आज सबसे ज़्यादा बिजनेस है। मतलब अभी की डेट में जो बिज़नेस सबसे सिक्योर माने जा रहे हैं, जिन बिजनेसेस के साथ ई लगा हुआ है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी दुकान को ई कॉमर्स पे ले आए तो बहुत चलने लग जाएगी, ये तो आप ज़्यादा बेटर जानते हैं, गूगल में डिटेल्स दी हुई है। पर हाँ, जो ई कॉमर्स पे है, जो सेल्फ डिपेंडेंट है, उनके लिए बहुत अच्छा फ़ायदा है, लाइक डायरेक्ट सेलिंग। एज ए डायरेक्ट सेलर जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि पहले मैं ट्रैवल करके लोगों के साथ बात करता था, मेरा पूरा बिज़नेस कम्युनिकेशन पे बेस्ड था। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से मैं कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा काम चल रहा है। पहले लोगों का रुझान बिज़नेस की तरफ नहीं आ पाता था क्योंकि लोगों के पास और भी रास्ते थे, लेकिन चूंकि अब उनके पास रास्ते पीछे के बंद होते जा रहे हैं, चूंकि वो अगले रास्ते जिस पर वो जाना चाह रहे थे वहाँ उन्हें अपना क्लियर विजन नहीं दिखाई दे रहा है, क्लियर कैरियर दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो बहुत तेज़ी से बिजनेस चल रहा है। एक बड़ी प्यारी कहानी मुझे याद आई, अगर आप में से कुछ ऐसे लोग भी इस बिजनेस इससे वीडियो को सुन रहे हैं जो थोड़ा सा नेगेटिव है इस इंडस्ट्री को लेकर, जैसा कि ज़्यादातर लोग होते हैं। तो दोस्तों, मैंने अभी कुछ समय पहले, आज अभी 1 घंटे पहले, एक दोस्त के साथ चर्चा करने की कोशिश की। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे तो चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं, जैसा कि मैं पिछले 10 सालों से सुनते आ रहा हूँ, ठीक है, और मुझे तो ये करना ही नहीं। मैंने उससे कहा दोस्त, एक स्टोरी सुन ले, फिर तेरी मर्जी है तुझे जो डिसीजन लेना है। एक बार क्या हुआ, जंगल में ना बहुत ज़ोरों की आग लग गई। जब बहुत ज़ोरों की आग लग गई भाई, बहुत सारे लोग इधर उधर भागने लग गए। तो कुछ जंगल के रिस्पॉन्सिबल लोग थे जिन्होंने उस आग को बुझाने की कोशिश की, और जब आग को बुझाने की कोशिश की तो एक छोटी सी चिड़िया, एकदम छोटी सी, उसने भी क्या किया, पास वाले नदी से, पास वाले तालाब से थोड़ा सा पानी अपनी चोंच में भर के लाती थी और वहाँ आग में डालना शुरू कर दिया। तो आसपास कुछ लोगों ने बोला कि इतना भयंकर, इतनी भयानक आग लगी हुई है, ये थोड़ा सा पानी क्या काम कर लेगा तेरा। उसने बोला, मैटर ये नहीं करता कि पानी कम है या ज़्यादा, लेकिन मुझे एक चीज़ का पूरा भरोसा है कि जब भी इतिहास लिखा जाएगा और जब बात आएगी कि जंगल की आग को बुझाने में कितने लोगों ने मदद की थी, तो इस चिड़िया का नाम भी ज़रूर आएगा, क्योंकि इसने थोड़ा सा ही पानी सही लेकिन अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाई थी दोस्तों। इस कहानी के सार में एक बड़ी अच्छी चीज़ है, आज ये जंगल की आग बन चुकी है हमारी बेरोजगारी, हमारे सोर्स ऑफ इनकम, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड, हमारी लाइफस्टाइल, हमारी ज़रूरत, हमारे सपने, जिन चीज़ों के लिए हम आगे बढ़ने का सोच रहे थे और अपनी नौकरी के साथ, अपने व्यापार के साथ, अपने काम के साथ अपने अपने सपने पिरोए हुए थे और सोचते थे कि बस एक बार मेरे को मौका मिल जाएगा तो मैं तूफान खड़ा कर दूंगा। अब जहां हाथ से मौका चल गया है, वहां एक छोटी सी चिड़िया, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जो पूरी दुनिया के अंदर एक ईगल की तरह, बाज की तरह राज कर रही है। पिछले कुछ सालों में लाखों करोड़ों लोग हैं जिन्होंने इस बिज़नेस के अंदर अपना करियर बनाया है। पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो मोर देन करोड़ से इस बिज़नेस में कमा रहे हैं। इवन अगर मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँ अपने बारे में, तो पिछले 10 सालों के अंदर इस बिज़नेस ने मेरे कैरियर को भी सेटलमेंट की तरफ आगे बढ़ाया है। वो बिज़नेस आपके लिए भी एक बहुत बड़ा मौका बनकर आने वाला है। बहुत सिंपल सा काम है दोस्तों। हम सब जानते हैं कि एक कंपनी, मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट के सेल्स के ऊपर ही अपने सारे एम्प्लॉयज़ का पेमेंट देती है, लेकिन वो सेल करने के लिए एडवर्टीजमेंट का सहारा लेती है, रीजनल का सहारा लेती है, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर का सहारा लेती है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका सहारा लेती है।
और ये जब वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है अपने मैक्सिमम रिटेल प्राइस के ऊपर, तो उससे जो पैसा अर्न होता है वो इन सारे लोगों में बंटती है, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसा नहीं करती। डायरेक्ट सेलिंग में मैन्युफैक्चरर एक है और उसके डायरेक्ट सेलर्स ढेर सारे हैं, जो लोग पहले से ही उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे होते हैं, जो लोग पहले से ही उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, जिन्हें पहले से पता होता है कि उनकी इंडस्ट्री, उनकी कंपनी, उनका बिजनेस, उनका मैन्युफैक्चरर कितना बेहतरीन है, और अपने सेल्फ बिलीफ के दम पे वो लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचाते हैं। और उनके जानकारी देने के एवज में अगर व्यक्ति उस इंडस्ट्री का हिस्सा बनता है, उस प्रोडक्ट को परचेस करता है, तो उस प्रोडक्ट की परचेसिंग के ऊपर उस व्यक्ति को पैसा मिलता है। एक सिंपल सा फंडा है डायरेक्ट सेलिंग का। यानी कि एज ए डायरेक्ट सेलर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मैन्युफैक्चरिंग की हुई है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की हुई चीज़ की जानकारी मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूं, और लोग उस चीज़ को अगर परचेस कर रहे हैं और वो अगर एसेंशियल थिंग्स में आती है, यस ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर वो चीज़ एसेंशियल थिंग्स में आती है तो डेफिनेट सी बात है कि लोग उस चीज़ को परचेस करेंगे। और दोस्तों बस इसी चीज़ के बिहाफ पर अगर उस व्यक्ति ने मुझसे वो चीज़ परचेस की हुई है तो मुझे एक छोटा सा अमाउंट कमीशन के रूप में मिलता है। और धीरे धीरे जब वो व्यक्ति मेरे साथ आगे बढ़ने लग जाता है, और अगर वो भी इस बिज़नेस को एक व्यापार के रूप में लेता है और आगे बढ़ता है, तो उसके काम का एक छोटा सा प्रॉफिट मुझे भी मिल जाता है, और धीरे धीरे हमारे लिए एक नेटवर्क तैयार हो जाता है। और दोस्तों उसके बाद तो फिर क्या बूम क्रिएट होता है, वो तो अनबिलीवेबल होता है। ये तो आप सब जानते हैं कि जब आपके सामने पहली बार डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के बारे में आया होगा तो आपने भी सोचा होगा कि इतने कम टाइम में इतना पैसा। लेकिन दोस्तों ये सच्चाई है। ये इंडस्ट्री एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जिसने पिछले कुछ सालों के अंदर हमें सबसे ज़्यादा पैसा दिया है और सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी दी है। इवन अगर मैं बात करूँ आज पूरे वर्ल्ड की, तो 2015 का एक आंकड़ा मेरे पास है कि नेशनल फुटबॉल लीग पूरी दुनिया के अंदर $12 मिलियन का बिजनेस करती थी। ये बिलियन डॉलर्स में है, इनको मैं करोड़ रुपीज़ में अभी कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ नेटवर्क मार्केटिंग का आंकड़ा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। म्यूज़िक इंडस्ट्री ने 2015 में $15 बिलियन का बिजनेस किया था पूरे वर्ल्ड में। मूवी इंडस्ट्री ने $38 बिलियन का बिजनेस किया था पूरे वर्ल्ड में। ऑर्गेनिक फूड इंडस्ट्री यानी फूड इंडस्ट्री ही मान लीजिए 80 बिलियन डॉलर का बिजनेस किया था पूरे वर्ल्ड में। जिनमें वीडियो गेमिंग जिसमें आजकल अभी आप और हम बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो रहे हैं, एंटरटेनमेंट की तरफ बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, प्ले स्टेशंस को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लोग। इस इंडस्ट्री ने भी 2015 में 91 बिलियन करोड़ डॉलर्स का बिजनेस किया हुआ था। सॉरी 91 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस किया हुआ था। और अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बात करूं तो 2015 तक हमारा ये जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है ये 183 पॉइंट समथिंग करोड़ रुपीस का बिजनेस कर चुका था। और KPMG और फिक्की की रिपोर्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो बिफोर लास्ट अगर मैं बात करूँ 2018 तक, तो ये बिजनेस, ये इंडस्ट्री 192.9 बिलियन करोड़ की पूरे वर्ल्ड में जा चुकी थी। यानी कि अगर मैं भारतीय रुपए INR इंडियन रुपीज़ में अगर इसे कन्वर्ट करूं तो 14.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिजनेस 2018 तक हो चुका था, जिसमें से 6 लाख करोड़ रुपए लोगों को कमीशन के रूप में दिए गए थे, और इनमें से एक मैं भी हूँ जिसने कुछ कमीशन लिया। तो दोस्तों और 2025 तक KPMG और फिक्की की रिपोर्ट है कि इंडिया के अंदर ये बिज़नेस 2025 तक 64,500 करोड़ रुपए का जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही शॉकिंग, लेकिन हमारे लिए इस टाइम पे, पीक टाइम में, जहाँ पर हमारे कैरियर का कोई ऑप्शन नहीं है, जहाँ हम ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत टेंशन में हैं, वहाँ पर दोस्तों हमारे लिए इस बहुत बड़े ताले की छोटी सी चाबी का काम करने वाला है जो इस ताले को खोल देगा। और दोस्तों आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस लोगों को स्किल भी देता है, लोगों को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए होप भी देता है, मोटिवेशन भी देता है, और आज की डेट में अगर मैं देखूँ तो सबसे बेहतरीन कैरियर ऑप्शन देता है दोस्तों। और यहाँ पे आपको मौका मिल रहा है, तो दोस्तों स्टार्ट करने की सोच लीजिए, डिसाइड कर लीजिए। जो भी डायरेक्ट सेलर है आपके साथ, मैं नहीं कहता कि आप मेरे साथ ही आइए या जिसके साथ आपने जानकारी ली उसके साथ ही आइए, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जहाँ आपको सही जानकारी मिल रही है, आपके फ़ायदेमंद चीज़ें मिल रही है, वहाँ आप ज़रूर आइए, क्योंकि एक बार ये मौका निकल जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा। दोस्तों ये इंडस्ट्री बड़ी गजब की है। इस इंडस्ट्री के अंदर लोग शुरुआत में आपका मजाक उड़ाते हैं। इवन जो ज़्यादातर लोग इस बिज़नेस के अंदर आते हैं, अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो इस इंडस्ट्री के अंदर आने के पहले मेरे अंदर भी तरह तरह के तर्क थे, लेकिन जब इस इंडस्ट्री के अंदर मैं आया तो मुझे पता चला कि इंडस्ट्री वाकई में हमारी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखती है। तो दोस्तों स्टार्ट कीजिए और यहाँ पर अपना एक डिसीजन लीजिए, क्योंकि मेरी गारंटी है कि इस टाइम पे अगर आप इस बिज़नेस को सिर्फ एक प्लान बी के रूप में भी लेते हैं, यस मैं सिर्फ प्लान बी की बात कर रहा हूँ, तो जब तक हमारा इंडिया, पूरा वर्ल्ड
अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से अर्थव्यवस्था को वापस उठाकर ऊपर लेकर आ जाएगा, यानी कि आने वाले 4 या 5 साल या जितना भी ज़्यादा लगे, तब तक आप इस प्लान बी के ज़रिए काफ़ी आगे निकल चुके होंगे। तो दोस्तों, अगर आप करंट में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो टू बी अ फ्रैंकली डायरेक्ट सेलर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाइए और दोस्तों सही तरीके से स्टार्ट कीजिए। बाकी मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। मुझे पूरा भरोसा है आप जहाँ होंगे सेफ़ होंगे, सिक्योर होंगे, पूरी तरह से मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पूरी तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, इसी के साथ मैं बात अपनी खत्म करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।